अस्सलाम वालेकुम। इन्फो विद बदर में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम इंतहाई अहम टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं सेफ़्टी के हवाले से। आज का हमारा टॉपिक है चेक लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो भी दोस्त कमेंट सेक्शन में हमें बता रहे होते हैं या कोई एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमसे, तो हम कोशिश करते हैं उस पर पूरा उतरें। आज आपको बताने वाले हैं चेक लिस्ट के बारे में, चेक लिस्ट का कितना रोल होता है और ये वर्किंग एफिशिएंसी कितना एक्यूरेट कर देती है। चेक लिस्ट सेफ्टी स्पेशलिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चेक लिस्ट वेरी करती है, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट की अलग होती है। अगर आप फूड को देखने जाते हैं उसकी अलग से चेक लिस्ट होगी। नेचर ऑफ द एक्टिविटी डिपेंड करता है आप कौन सी कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने चेक लिस्ट अपनी बनानी है। लेकिन जर्नल चेक लिस्ट की बजाय मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि जब भी अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट की, अगर आप वेयर हाउस पे हैं तो वेयर हाउस की, अगर आप फूड कैफ़े हैं तो फूड कैफ़े की, तो वेरी करती है चेक लिस्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन साइट की चेक लिस्ट कैसे बनाते हैं और वो ख़ास क्यों है। जैसा कि बदर साहब ने आपको बताया, चेकलिस्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है चेकलिस्ट। इसमें सबसे पहले हमारे पास इंस्पेक्शन डेट आती है, जिस दिन हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो आती है, और लोकेशन आती है, किस लोकेशन पे जो है वो एक्टिविटी हो रही है, लोकेशन मेंशन करनी है। फिर एक्टिविटी मेंशन करनी है, किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, वेल्डिंग हो रही है, वर्क एट हाइट पे काम हो रहा है, कन्फाइंड स्पेसिस पे काम हो रहा है, तो एक्टिविटी मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आपके पास आता है सुपरवाइज़र, मतलब लेट सपोज जो साइट पे सेफ्टी पर्सनल मौजूद है, सुपरवाइज़र मौजूद है, सेफ्टी ऑफिसर्स मौजूद है, उसने अपना यहाँ पर मेंशन करना है अपना नाम। फिर उसके बाद हमारे पास ये चेकलिस्ट आती है जिसमें हमारे पास येस नो का ऑप्शन होता है। यहाँ पर जब अगर एक चीज़ हमारे पास ओके है, परफेक्ट है, तो हम येस पे यहाँ पर टिक मार्क करते हैं, अगर नहीं है तो हम नो पे करते हैं। तो ये हमारे पास जो चेकलिस्ट है ये कंस्ट्रक्शन साइट की है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इमरजेंसी फ़ोन नंबर पोस्टेड होना चाहिए, और जितने भी वर्कर हैं उन वर्कर के पास वो नंबर होना चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी की सूरत हो तो वो जो है कंटेक्ट कर सकें और उस इमरजेंसी को हम ओवरकम कर सकें। अच्छा, दूसरा इसमें इमरजेंसी आई वाश होना चाहिए, शॉवर यूनिट एक्सेसिबल होना चाहिए। इमरजेंसी आई वाश, किसी की आंख में कुछ भी इस तरह का हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। किट जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए वर्क साइट पे। फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो अवेलेबल होने चाहिए, और उसके करीब इर्द गिर्द कोई ऐसा मटेरियल ना हो जिससे वो ब्लॉक हो, किसी इमरजेंसी की सूरत में उसको एक्सेस ना हो सके, तो वो ब्लॉक नहीं होने चाहिए। और उनकी इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए, मंथली इंस्पेक्शन होनी चाहिए उनकी, और वो फायर जो है वो सेफ्टी ऑफिसर या जो सेफ्टी पर्सनल देख रहे हैं, ये उनका काम है। फर्स्ट एड ट्रेन पर्सन हमारे पास साइट पे मौजूद होना चाहिए। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो जो है फर्स्ट एडर जो है वो एड दे सकता है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, अगर कोई भी वहाँ पर इमरजेंसी होती है। एग्ज़िट मार्क जो है, जहाँ पर एग्ज़िट मार्क है, सपोज़ कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो एग्ज़िट मार्क क्लियर होने चाहिए ताकि एवाकुएट करने में ईजी हो, एक्सेसिबल हो। अच्छा, गुड हाउस कीपिंग होनी चाहिए। वहाँ पर इश्यूज़ ये होते हैं कि ट्रिप फॉल स्लिप ट्रिप और फॉल का जो है वो हैज़र्ड होता है, तो उससे किसी को भी जो है वो लॉस हो सकता है। तो इस वजह से हाउस कीपिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। कंबस्टिबल मटेरियल कहीं ऐसा जगह पे स्टोर नहीं होना चाहिए। वेस्ट मटेरियल जो है वो नहीं स्टोर होना चाहिए। उससे ये होगा कि कोई भी फायर का इशू हो सकता है, काफ़ी इशूज़ हो सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद आपके पास कोई भी वाल जो है वो ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। फ्लोर होल्स वो कवर होने चाहिए, गार्डेड होने चाहिए, ताकि कोई गिर ना जाए, कोई इशू ना हो। स्कैफ फोल्ड जो है उसकी गार्ड रेल प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सेस लेडर होनी चाहिए, और स्टेयर्स जो है वो इस्तेमाल के काबिल होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास कम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए स्कैफोल्ड की प्रोटेक्शन के लिए। कम्पिटेंट पर्सन होगा, उसको पता होगा किस तरीके से स्कैफोल्ड की इंस्पेक्शन होती है, क्या उसमें होता है, सोल प्लेट क्या होती है, उसकी बेस प्लेट क्या होती है, ब्रेसिस उसमें प्रॉपर किस तरह होती हैं, कपलर कौन कौन सा कहाँ कहाँ प्रॉपर यूज़ हुआ पता है, कपलर कौन सा जो है वहाँ पर प्रॉपर यूज़ होना पड़ता है। उसके बाद टो बोर्ड उसकी कैसे होनी चाहिए, मिड रेल गार्ड रेल सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद स्कैफोल्ड जो है वो जो क्वालिफाइड पर्सन जो है वही डिज़ाइन करे, जो स्कैफोल्डर हो प्रॉपर वही डिज़ाइन करे, ताकि कोई भी वर्क एट हाइट पे कोई इंजरी या कोई इस तरह का फर्टिलिटी ना हो सके। अच्छा, उसके बाद इल्यूमिनेशन एडिक्वेट इन ऑल वर्क एरियाज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। वर्कर्स जो है वो हाई विजिबिलिटी जैकेट पहने, ताकि वो जो है हाई विजिबिलिटी जैकेट का ये फ़ायदा है कि ताकि वो नज़र आएँ, रात के अंधेरे में भी कोई लाइट वगैरह हो तो वो विजिबल हों, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर वर्कर काम कर रहा है।
अच्छा, उनके पास हार्ड हैट्स होनी चाहिए, जो सेफ्टी हेलमेट्स हैं वो उनके पास होने चाहिए, वर्कर्स के पास फुट प्रोटेक्शन होनी चाहिए, शूज़ ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर लेट सपोज कोई ब्रिक गिरती है या ऊपर से कोई हैवी मटेरियल गिरता है तो उनके फुट को जो है पाँव को नुकसान ना पहुंच सके। रिस्पायरेटर वहाँ पर होने चाहिए, किसी भी स्मोक या किसी भी कन्फाइंड स्पेसिस में अगर काम कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो रिस्पायरेटर उनके पास होंगे तो वो ओवरकम कर सकेंगे। अच्छा, और फेस शील्ड होनी चाहिए। लेट सपोज़ कोई भी वेल्डिंग का काम हो रहा है, ग्राइंडिंग का काम हो रहा है तो फेस शील्ड होगी तो उससे उनकी जो है वो उससे उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। उनके पास हैंड प्रोटेक्शन ग्लव्स होने चाहिए, फॉल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनके पास हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर वो 6 फीट से ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और LOTO होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टास्क होना चाहिए। लोटो मतलब लॉक आउट और टैग आउट होना चाहिए। लेट सपोज़ कोई इलेक्ट्रिकल वहाँ पर पैनल है, कोई भी इशू है तो ये एक फैसिलिटी होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स हैं वो इंसुलेटेड होने चाहिए और गार्डेड होने चाहिए, उनके ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन हो और गार्डेड हो ताकि वो अलाउ ना करें किसी भी वर्कर को कि उस एरिया तक पहुँचें, डेंजर जोन तक, ताकि वर्कर को कोई नुकसान ना हो, कोई उनको कट्स ना हो, ब्रूसेस ना हो, और एक्सट्रीम केसेस में उनकी डेथ भी हो सकती है, तो इन चीज़ों का ओवरकम करना चाहिए। अच्छा, फ्लेमेबल लिक्विड अगर वहाँ पर साइड पे मौजूद है तो उनको प्रॉपर जो है वो सेफ्टी कैंस में होना चाहिए, उनको बैरिकेड होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज उनकी हो तो ये सबसे बेहतरीन है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हर एक काम ऐसी एक्टिविटी शुरू होने से पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर वर्क एट हाइट है या कोई भी कन्फाइंड स्पेसेस में काम है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए परमिट लाजमी होना चाहिए। परमिट ताकि एक हम सेफ्टी जो पर्सनल है वो चेक करें कि आया यहाँ पर काम करना अलाउ किया जाए कि नहीं किया जाए, तो वो होना चाहिए। अगर वो है तो यहाँ पर हमने येस कर देना है। उसके बाद हमने ट्रेनिंग देनी है जिसमें हमने PPEs के हवाले से देनी है, जिस तरह TBT होती है, टूल बॉक्स स्टॉक होती है, वो हमने देनी है। डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी हम दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं कि नहीं, अगर की जा रही हैं तो हम यहाँ पर येस कर देंगे, टिक कर देंगे, नहीं की जा रही तो यहाँ पर हम नो कर देंगे, चेकलिस्ट जो है फॉलो नहीं की जा रही। फिर उसके बाद लैडर होनी चाहिए 3 फुट से, हमारे पास जब काम ऊपर हो रहा हो तो उसकी लैडर होनी चाहिए, एक्सटेंडेड 3 फुट बियॉन्ड लैंडिंग, ठीक है। लैडर आर सेफ एंड इंस्पेक्टेड एज अप्रोप्रिएट। लैडर जो है वो सेफ़ है और उसको प्रॉपर इंस्पेक्ट किया गया है, उसके जो फुट स्टेप हैं वो प्रॉपर ठीक हैं, उनमें कोई गैप नहीं है आपके, तो वो प्रॉपर हैं, तो उसको हमने इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसके नीचे जो बेस है वो प्रॉपर है, तो वो स्लिप नहीं हो सकती, तो हमने इंस्पेक्ट करना है। टूल बॉक्स स्टॉक मैंने आपको पहले ही बताया ये होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग कंडक्ट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होनी चाहिए हमारे पास, कितने लोग आए थे, अटेंडेंस उनकी हमारे पास मौजूद हो, ताकि हम उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें कि ट्रेनिंग इतने लोगों ने हमारे पास ट्रेनिंग जो है वो रिसीव कर ली है, उनको मिल गई है ट्रेनिंग। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान होना चाहिए और फिर उसके बाद रिव्यू भी होना चाहिए। उसके बाद कंपिटेंट पर्सन जो है इवैक्यूएशन प्लान पे जो है डेजिग्नेटेड साइड पे मौजूद हो, जिसको पता हो कि किस तरीके से एक्सकेवेशन में क्या करना है, बैरिकेशन क्या करनी है, सारी चीज़ों का उसको आइडिया हो। ग्राइंडर के लिए जो है वो गार्ड पहले भी मैंने आपको इस हवाले से गाइड कर दिया है, होना चाहिए। पोर्टेबल सर्कुलर साज इक्विप विद प्रोटेक्टिव गार्ड्स। जो पोर्टेबल सर्कुलर साज होते हैं जो आरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं कटिंग के लिए, उनको प्रॉपर गार्ड होना चाहिए ताकि वर्कर अलाउ ना हो डेंजर जोन तक। और अनसेफ हैंड टूल और प्रोहिबिटेड, जो ऐसे टूल्स हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो साइड पे बिल्कुल भी अलाउ ना किए जाएं। मैनुअल हैंडलिंग जो है वो कम होनी चाहिए। अगर मैनुअल हैंडलिंग होगी तो उससे क्या होगा, उससे आपके बैकबोन में काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं, तो मैनुअल हैंडलिंग जो है वो कम की जाए उससे। फिर उसके बाद व्हीकल कंडीशन जो वर्क साइड पे है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तो उससे भी इंसिडेंट से आप बच सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल जो है प्रॉपरली लेबल हों, अप्रोप्रिएट हों, तो ये चीज़ें जो है ये होनी चाहिए। चेक लिस्ट को फॉलो करते हुए, इस चेक लिस्ट में अगर ये एक साइड पे हम जाके कंस्ट्रक्शन साइट का विज़िट करते हैं, अगर ये चीज़ें फॉल कर रही हैं तो हमने यहाँ पर इस चेक लिस्ट को ओके करके काम अलाउ करना है। उसके बाद हमारे पास एक टेबल आता है करेक्टिव एक्शन प्लान। एक हमारे पास रिएक्टिव मेजर होते हैं, करेक्टिव मेजर होते हैं। करेक्टिव मेजर हम जो है वो पहले लेते हैं, रिएक्टिव मेजर बाद में, अगर कोई भी इंसिडेंट या इस तरह कोई चीज़ हो तो हम वो मेजर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमने जो ऑब्ज़र्व किया है,
कोई इशू होता है वो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि हमने किस तरह करेक्टिव मेजर लेना है, तो हमने वो ऑब्जर्वेबल आइटम यहाँ पर मेंशन कर देनी है कि इसमें इशू है। फिर उसके बाद हमने रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहाँ पर जो साइट को उसको देख रहा है, लेट्स सपोज अगर ग्राइंडिंग मशीन में इशू है तो हमने वहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन है उसकी वायर का कोई इशू है तो इलेक्ट्रिशियन को हमने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिखना है। फिर हमने फॉलो अप डेट लिखनी है जिस दिन हमने इंस्पेक्शन की, उसके बाद की 1 वीक के बाद का टाइम होता है वो हमने फॉलो अप लेना है। फिर उसके बाद हमने वेरिफिकेशन करनी है और उसके बाद वेरीफाइड बाय डेट उसकी लिख देने के इस दिन हमने वेरीफाई किया, और वेरीफाइड बाय अगर मैंने वेरीफाई किया तो अपना साइन यहाँ पर आ जाएगा जो सेफ्टी पर्सनल है। उसके बाद रिकमेंडेशन देनी है, हमने जो चेकलिस्ट फॉलो किया है रिकमेंडेशन देनी है कि आया यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस और होने चाहिए, क्या हमें एडिशन करना चाहिए। यहाँ पर हमने रिकमेंडेशन देनी है, क्या यहाँ पर जो है वो ड्रॉबैक्स हैं या हमने यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर रिकमेंडेशन दे देनी है। अगर उसके बाद फिर एंड में हमारे पास रिव्यू आता है, एंड में हमारे पास आता है कि ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं कि नहीं, हमने रेटिंग देनी है। रेटिंग यहाँ पर अगर हमारे पास एक्सीलेंट है, हर एक चीज़ यस हो रही है तो हमने एक्सीलेंट में कर देनी है। अगर सेटिस्फैक्ट्री हम कहते हैं कि काम हो जाएगा चल जाएगा तो हमने सेटिस्फैक्ट्री पे यहाँ पर मार्किंग करनी है। ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट की चेकलिस्ट किस तरीके से होती है। अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट की चेकलिस्ट तो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई इशू है, कोई इसमें मिस्टेक है तो वो भी हमें बता सकते हैं आप। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।